हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। आज के सेशन में हम लोग डील करने वाले हैं यूपी पीसीएसजे मेंस के जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है, तो 2012, 13, 15, 16 और 18 ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूं या हम ये डिस्कस करें उसके पहले एक बहुत छोटी सी जानकारी मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से आपको जो है अपनी अप्रोच रखनी चाहिए मेंस आंसर राइटिंग में। देखिए, आपको सवाल बेसिकली दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक जो सेक्शन बेस्ड हो, सेक्शन बेस्ड, राइट, और एक जो केस बेस्ड हो या केस स्टडी बेस्ड हो। ठीक है, केस बेस्ड। अब इन सवालों को हमको आंसर कैसे करना है? तो जो कंडीशन नंबर 1 है, यानी कि अगर सेक्शन बेस्ड सवाल आता है तो हम क्या करेंगे? नंबर 1, हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखने वाले हैं कि हमने किस सेक्शन से ये जो आंसर है ये हम किस सेक्शन पर बेस्ड लिखने वाले हैं, सेक्शन की हेडिंग क्या है, चैप्टर नंबर याद है तो चैप्टर नंबर आ जाएगा। ठीक है, मगर साथ में जो एक बहुत खास चीज आएगी वो है ऑब्जेक्टिव, कि उस पर्टिकुलर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे मैं कहूं रेस जुडिकेटा पर आपको सवाल आया तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकेटा, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। टू गिव फाइनलिटी टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, डिग्री ऑफ द कोर्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। और फिर आप लिखोगे जो प्रोविजन है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में अपन देखें तो अपन सेक्शन नंबर 11 लिखेंगे, उसमें जो 8 एक्सप्लेनेशन है वो लिखेंगे। अगर आप इन चीजों को पॉइंटर्स में लिख पाते हो, पॉइंट्स में लिख पाते हो सेक्शन के एलिमेंट्स को, तो वो भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई लैंडमार्क केस है तो आप वो केस लिख देंगे। और एक खास बात और, कि अगर उस सेक्शन में कोई एलिमेंट ऐसा है विच नीड्स एक्सप्लेनेशन, फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं केवल सीपीसी की बात नहीं कर रहा, ये मैं हर लॉ की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए सेक्शन नंबर 11 का ही हमने एग्जाम्पल लिया और इसमें एक वर्ड आता है एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन क्या होता है, ये वर्ड आप समझा सकते हो। कोई भी वर्ड अगर ऐसा आ रहा है विच नीड्स एक्सप्लेनेशन तो आप उसको समझाओगे। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिमेंट्स। बट यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये आप डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 4 मार्क्स का ही आया तो हमको केवल डेफिनेशन लिखनी, 5 मार्क्स का है तो केवल डेफिनेशन लिखनी है। या मान लीजिए पूरा लॉन्ग आंसर है बट उस लॉन्ग आंसर में कई बार ए बी सी पार्ट्स में आ जाता है, तो फिर बहुत डिटेल में हमको नहीं जाना है। फिर अगर हमने वहां पर प्रोविजन भी लिख दिया और केस लॉ भी लिख दिया तो हमारा काम चल जाएगा। अब ये चीजें तो ठीक है। अब यहीं पर अच्छा, और ऐसे सवाल कंपैरेटिवली इजी होते हैं लिखने में भी और समझाने में भी, एक्सप्लेन करने में भी, क्योंकि यहां पर आपको किसी केस के फैक्ट्स पर लॉ को अप्लाई नहीं करना, एप्लीकेशन शो नहीं करना। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं पर केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको बेसिकली इसी लाइन में आगे बढ़ना है। बस एक चीज आप और ऐड कर दोगे। आप क्या करोगे? आप केस के फैक्ट्स को एनालाइज करोगे और उस केस के जो फैक्ट्स हैं उसमें सेक्शन अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल ये आता है कि मान लीजिए ए ने एक केस बी के अगेंस्ट फाइल किया किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप के लिए, केस डिसाइड हो गया, अब वापस से ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, सेम सब्जेक्ट मैटर है, तो अब क्या रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? अब सवाल ये आ गया। तो यहां पर भी आपको इंट्रोडक्शन देना है और सेम जाएगा कि क्या अल्टीमेटली सेक्शन है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस क्या है, सेक्शन क्या है। हाँ, बहुत डिटेल में नहीं समझाओगे यहां पर, बट यहां पर समझाओगे। ठीक है, उसके बाद आप केस के फैक्ट्स में एलिमेंट्स अप्लाई करोगे कि क्या इस केस के फैक्ट्स में रेस जुडिकेटा के जो एलिमेंट्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। फिर आप बताओगे कंक्लूजन कि हाँ अप्लाई हो रहे हैं। अगर अप्लाई हो रहे हैं तो रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई अगर नहीं हो रहे तो रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा जिसको मैं एनालिसिस ऑफ फैक्ट बोलूंगा कि फैक्ट को एनालाइज करो प्लस उसमें सेक्शन के एलिमेंट्स को आपको पुट करना पड़ता है कि क्या एलिमेंट्स पुट हो रहे हैं इस फैक्ट में, इस कारण से या इस केस में इस कारण से रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या नहीं होगा, और फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, ये एक बेसिक सी जानकारी थी जो कि किसी भी आंसर में हमको यूज करना है। अब अगर हमको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो कि सीधे प्रोविजन बेस्ड है, आपको कोई सेक्शन लिखना है, कोई रूल ऑर्डर का कोई रूल लिखना है, इट इज वेल एंड गुड। और अदरवाइज अगर केस बेस्ड है तो हम केस के फैक्ट्स को सेक्शन में के एलिमेंट्स में अप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे कि वो पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा कि नहीं होगा और इस सेक्शन में दिया हुआ रिजल्ट फॉलो होगा कि नहीं होगा। हमारा जो एम है वो ये समझना है कि हमको मेंस में आंसर राइटिंग को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको अभी नहीं पता कि कौन सा आने वाला है, मुझे भी नहीं पता, बट अगर हमको अप्रोच पता है तो हम वहां पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या लिखना है प्लस कैसे लिखना है, यही मेंस होता है। अब यहां से मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अगर आपको जुडिशरी गोल्ड के कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑनलाइन होती हैं इवनिंग 5 to 8। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप भोपाल एमपी नगर जोन 2 में आकर ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो, प्रैक्टिस करते हो या कॉलेज जाते हो और आपको लगता है कि आपको अपने पेस के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, तो आप JG1 बैच ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे और आप अपने पेस के हिसाब से अपनी पढ़ाई जुडिशरी की कर सकते हैं। अब आते हैं और देखते हैं 2012 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, A files a suit for declaration that he is entitled to certain lands as heir of B. The suit is dismissed. मतलब एक केस फाइल किया और सूट हो गया डिसमिस। ठीक है, और किस कैपेसिटी में फाइल किया? एज एन एयर, मतलब बी यहां पर ए की कैपेसिटी क्या है? एज एन एयर उसने सूट फाइल किया। ठीक है, अच्छा, कैन ही क्लेम इन लेटर सूट टाइटल टू द सेम प्रॉपर्टी, मतलब सब्जेक्ट मैटर सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन एक्सप्लेन। यानी पहले सूट फाइल किया था एज एन एयर और अब सूट फाइल कर रहा है एडवर्स पोजेशन के बेसिस पर। देखिए, जब आप सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हो, यानी कि ये सवाल रेस जुडिकेटा से जुड़ा हुआ ही है। जब आप रेस जुडिकेटा की डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है मैटर इन इशू। इसका मतलब एक बात तय है कि जो रेस जुडिकेटा लगता है वो मैटर इन इशू पर लगता है। व्हाट इज मैटर इन इशू? किस बेस पर आपने सूट फाइल किया, और अगर आपके बेस बदलने से आपकी कैपेसिटी, आपका टाइटल भी बदल रहा है। आप देखो यहां पर एज एन एयर उसने सूट फाइल किया था, मैटर इन इशू बदला, यहां पर एडवर्स पोजेशन है मैटर इन इशू, यानी कि एज एन एयर अब वो नहीं आ रहा, तो मैटर इन इशू भी बदल गया, कैपेसिटी भी बदल गई। वहां पे एज एन एयर आया था, यहां पर नहीं आया, कैपेसिटी बदल गई। इसलिए ऐसे सूट्स पर रेस जुडिकेटा काम नहीं करता। अभी आपको बताया था कि यहां पर हम सेक्शन के एलिमेंट्स लिखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सॉरी इंट्रोडक्शन लिख देंगे और उसी हेडिंग में अपन ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद अपन सेक्शन बताएंगे, सेक्शन के बाद सेक्शन के एलिमेंट्स कैसे अप्लाई होते हैं केस के फैक्ट्स पर। यहां पर आप बताओगे कि सेक्शन 11 जो है वो मैटर इन इशू पर अप्लाई होता है, बट यहां पर मैटर इन इशू बदल रहा है। यहां पर अच्छा, सेक्शन 11 तब अप्लाई होता है जब कैपेसिटी सेम हो। उस केस में भी कैपेसिटी सेम थी और यहां पर भी वो कैपेसिटी, मतलब टाइटल सेम था। ठीक है, यहां पर टाइटल भी बदल रहा है। सेकेंड सूट में टाइटल बदला मतलब कॉज ऑफ एक्शन ही बदल गया, और कॉज ऑफ एक्शन बदला, मैटर इन इशू बदला, इसका मतलब रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। इस सूट पर रेस जुडिकेटा का बार नहीं लगेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, केस के फैक्ट्स डिस्कस किए, रेस जुडिकेटा आपको बताना पड़ेगा। ठीक है,
और इसके बाद दोनों को मिक्स कर देना है कि क्या रेस जुडिकेटा इस केस पर अप्लाई होगा। द आंसर इज A can file and claim title on the basis of adverse possession, no bar of section number 11, that is res judicata, because matter in issue in both the cases is different. क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द रूल्स रिलेटिंग टू जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स इन अ सिविल सूट। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़े इजी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। जॉइंडर ऑफ पार्टीज की बात करिए, हमको पता है पार्टीज के बारे में आपको क्या क्या मालूम है। आपको बताना पड़ेगा टाइप्स ऑफ पार्टीज यानी कि नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी, आपको ये बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि पार्टी को एज अ प्लेंटिफ कब ज्वाइन किया जा सकता है और एज अ डिफेंडेंट कब ज्वाइन किया जा सकता है। इसका मतलब ऑर्डर 1 रूल 1 एंड ऑर्डर 1 रूल 3। और इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर नॉन ज्वाइंडर हुआ या मिस ज्वाइंडर हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, और नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर का ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है कि नहीं, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो अब इफेक्ट क्या होगा, दैट विल बी वेवर ऑफ द राइट। ये सब क्या है, ऑर्डर 1 रूल 1, ऑर्डर 1 रूल 3, नॉन ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर का इफेक्ट मतलब ऑर्डर 1 रूल नंबर आपका 9, और ऑब्जेक्शन और ना लेने का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 13। इसके अलावा आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑर्डर 1 रूल 10 का यानी कि इम्प्लीडमेंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी या रेफरेंस दे सकते हो। ये आपका आंसर तैयार हो गया, और इसी सीक्वेंस में आपको ये चीजें लिखनी है। तो देखिए यहां पर हमने लिखा भी है जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, ऑर्डर 1 रूल नंबर 1 एंड ऑर्डर 1 रूल नंबर 3। और आगे देखो यहां पर टाइप्स ऑफ पार्टीज बताए, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी। इसके अलावा ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर सेक्शन 99 अपील की बात करता है तो रेफर कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 13 एंड ऑर्डर 1 रूल नंबर 10। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है इस आंसर में। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अगेन सेम बात आ गई, जो क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड है स्ट्रिक्टली, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रोविजन याद है तो। ये सबसे अच्छे आंसर्स होते हैं लिखने के लिए। देखिए इसमें आपका आ जाएगा ऑर्डर 6 रूल नंबर 1, ऑर्डर 6 रूल नंबर 2, वो लिखा ही हुआ है। 6(1) कहता है कि प्लीडिंग क्या होता है और 6(2) बताता है कि उसमें एविडेंस नहीं होंगे, लॉ नहीं होगा, केवल और केवल मटेरियल फैक्ट्स होंगे। अब चाहो तो इसमें आप एक रूल और ऐड कर सकते हो, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 13 जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, वो चाहो तो इसमें ऐड कर दो, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट कैन बी अटैच्ड बिफोर जजमेंट। सेम बात, ऑर्डर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर 38 रूल 5, 6 एंड 7। आप इसमें चाहो तो रूल 12 एंड रूल 13 भी ऐड कर सकते हो, खासकर कि रूल 13 जो कि कहता है कि स्मॉल कॉजेस कोड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का यानी कि अचल संपत्ति के अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकता। ये सीधे प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। तो अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पूछा है, रेस जुडिकेटा कहां दिया है, सेक्शन नंबर 11 में दिया है। अब उन्होंने नो डाउट पूछा है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सीधे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पर ही, थोड़ा सा आपको ब्रीफ जानकारी रेस जुडिकेटा की देनी पड़ेगी। तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, सेम बात की भाई सेक्शन नंबर 11 में है और इसका पर्पस क्या है आपने ये बता दिया। फिर आपने बताया कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहां दिया है, तो सेक्शन नंबर 11 का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है उसमें इस बारे में बात करी हुई है कि कोई मैटर जो कि रेस किया जाना था यानी कि ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस बनाया जाना था, वो अगर नहीं बनाया गया तो अब उसके लिए नया सूट फाइल नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है। साथ में अगर आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5 और 6 भी मेंशन कर सकते हो, थोड़ा ये ऐड ऑन हो जाएगा आपके आंसर में। कंस्ट्रक्टिव, अच्छा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का जो पर्पस है वो
क्या है, वो रेस जुडिकेटा को प्रिंसिपल को और स्ट्रांग बना देता है। आप सोचिए अगर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल नहीं होता तो रेस जुडिकेटा इनफ्रक्चुअस हो जाता। आप किसी ग्राउंड पर जो आपको माइट एंड ऑट टू हैव बीन रेज्ड, जो आपको रेज करना था बट आपने रेज नहीं किया, अब आपके लिए अगर आप नया सूट फाइल कर सकते हो उसके लिए, तो फिर रेस जुडिकेटा का मतलब ही खत्म हो गया। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा और स्ट्रेंथन करता है रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को, उन मैटर्स की बात करता है जो कि आपको रेस करने चाहिए थे, ग्राउंड ऑफ अटैक, ग्राउंड ऑफ डिफेंस बनाना चाहिए थे, बट आपने नहीं बनाए। और आप इसमें ये दोनों एक्सप्लेनेशंस भी और ऐड कर सकते हो, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, there was suit between A and B regarding a house. A won the suit and also obtained the possession of the house. B filed an appeal and he won in appeal. A, however, did not return the possession of the house to be explained the legal procedure to obtain the possession of the house by B. अब देखो ये केस बड़ा छोटा सा है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में मान लीजिए केस चल रहा है, डिफेंडेंट केस हार गया और डिक्री एग्जीक्यूट हो गई। केस काय का था? पोजेशन की डिलीवरी का। डिफेंडेंट हार गया और पोजेशन की डिलीवरी जो है वो प्लेंटिफ को कर दी गई। बट डिफेंडेंट यहां पर चुप नहीं रहा, उसने अपील कर दी और यहां पर अपील में डिफेंडेंट, जो कि यहां पर डिफेंडेंट था, यहां पर एपिलेंट था, ये केस जीत गया। अपील में ये जो है लोअर कोर्ट का डिसीजन जो है वो सेट असाइड हो गया। अब मगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी तो ये कर चुका था, इसका मतलब अब ये एक ऐसा केस अपील में जीत गया जो कि लोअर कोर्ट में हारा था। अब इसको इसकी प्रॉपर्टी है वो वापस चाहिए ना, प्रॉपर्टी वापस चाहिए। इसको कैसे लेगा, यही सवाल है। ये सवाल है कि प्रॉपर्टी कैसे लेगा। ये देखने में लग रहा है एक केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है या एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सेक्शन नंबर 144 का आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने डिक्री को एग्जीक्यूट कर दिया और जो यहां पर जजमेंट डेटर था उसने अपील करी और वो अपील में केस जीत गया, तो अब वो वापस लोअर कोर्ट में आएगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आएगा और एप्लीकेशन लगाएगा कि सर आपने जो प्रॉपर्टी डिलीवर करवा दी थी या पैसे का पेमेंट करवा दिया था वो अब मुझे वापस लौटाया जाए। इसी की एप्लीकेशन होती है 144 की। और इस सेक्शन में कोई भी जो ऑर्डर होता है उसे डीम्ड डिक्री कहा जाता है। ये आपने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 में यानी कि डिक्री की डेफिनेशन में पढ़ा होगा। 144 इसका आंसर है। प्लेन क्वेश्चन है आपका सेक्शन बेस्ड, तो यहां पर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे आते हैं, एग्जामिन द प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसमें ऑर्डर 27 आएगा। आप मैक्सिमम देख रहे हो यहां पर जो यूपी में अपियर होने वाले हैं, ज्यादातर यहां पर जो क्वेश्चन आए हैं वो प्रोविजन बेस्ड आए हैं। आपको प्रोविजन में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना है। और साथ में क्या जोड़ देना है, यहां पर साथ में क्या जोड़ दोगे? सेक्शन नंबर 79, सेक्शन नंबर 80 और बिल्कुल नहीं भूलना सेक्शन नंबर 82। ठीक है, नोटिस किसको देना है और डिक्री के एग्जीक्यूशन के बारे में ये तीनों सेक्शन बात करते हैं। तो इसमें किसको नेम करना है, किसका नाम यूज करना है, किसको नोटिस देना है और आपका डिक्री के एग्जीक्यूशन की टाइमिंग, कितने समय तक डिक्री एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो 82 में दिया हुआ है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं 2013 पर। 2012 के क्वेश्चंस थे, अपन ने देखा कि एक जो सबसे पहला क्वेश्चन था ब्रॉडली अगर हम देखें तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड एक क्वेश्चन था, बाकी सारे आपके प्रोविजन बेस्ड या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ जाओ, 2013 पर आते हैं। When plaint is liable to be returned, plaint कब रिटर्न होगा? क्लियर? सेम वही बात, प्रोविजन बेस्ड। कौन सा प्रोविजन याद आ गया? रिटर्न ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल नंबर 10 रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात करता है। डिस्क्राइब द ऑल्टरनेट प्रोसीजर विच द कोर्ट में अडॉप्ट आफ्टर सच ऑर्डर, वेदर एन ऑर्डर फॉर द रिटर्न ऑफ द प्लेंट इज appealable. Reply by mentioning provisions.
अब देखिए ब्रॉडली अगर अपन देखें तो यहां पर आपको 3 बातें रेफर करनी है। एक तो ऑर्डर 7 रूल 10, ऑर्डर 7 रूल 10A और ऑर्डर 43, ये आपको यहां पर मेंशन करना है। ऑर्डर 7 रूल 10 बताता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। अगर जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है, प्लेंट फाइल हुआ है, उसके पास जुडिक्शन नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा प्लेंट टू बी प्रेजेंट टू दी प्रॉपर कोर्ट, और उस दिन जिस दिन रिटर्न किया जा रहा है उस दिन की डेट डालेगा और जिस दिन केस फाइल हुआ था तब की भी डेट डालेगा। कहाँ लिखा है? ये ऑर्डर 7 रूल नंबर 10 में लिखा है। और एपिलेट और रिविजनल कोर्ट भी ये आदेश पारित कर सकते हैं, ये भी ऑर्डर 7 रूल 10 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। अच्छा, ऑल्टरनेट प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है, तो अब यहां पर कोर्ट एकदम से प्लेंट को रिटर्न नहीं करेगा, रादर वो क्या करेगा, प्लेंटिफ को इंटीमेट करेगा कि देखो मैं प्लेंट रिटर्न कर रहा हूं। यहां पर 10A में प्लेंटिफ के पास एक ऑप्शन है कि वो इसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि सर जो एक्चुअल कोर्ट है वहां पर अपीयर होने का आप हमको नोटिस दे दो। और अगर ये एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो रिटर्न ऑफ प्लेंट का आदेश एपिलेबल नहीं रहता। ये 10A में दिया है। इसका उल्टा मतलब क्या निकला कि अगर ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई या मान लीजिए डिफेंडेंट के आने के पहले ही रिटर्न हो गया, तो इन दोनों केसेस में जो ऑर्डर है वो एपिलेबल ऑर्डर रहेगा। क्या क्या मेंशन करना है देखिए, यहां पर भी देख लेते हैं। ऑर्डर 7 रूल नंबर 10, ऑर्डर 7 रूल नंबर 10A और ऑर्डर का मैंने बताया ऑर्डर नंबर 43 रूल नंबर 1। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच other provisions of the code of civil procedure besides section 11 a suit has been barred? Discuss briefly. सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। ऑर्डर 2 रूल 2 क्या बोलता है? अच्छा, सेक्शन 12 का भी यहां पर अपने को इंट्रोडक्शन दे देना है। व्हाट इज सेक्शन 12? सेक्शन 12 बार करता है या रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि अगर रूल्स में ये बोला गया है कि आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते तो आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ये आपका हो गया सेक्शन नंबर 12 का इंट्रोडक्शन या सेक्शन नंबर 12। और ये हो गए सारे प्रोविजंस ऑर्डर 2 रूल 2, यानी कि फ्रेम ऑफ सूट में आपको बताया गया है कि जो भी रिलीफ क्लेम करना है वो एक ही बार में कर लो। ऑर्डर 2 रूल 2 नहीं किया तो अब फ्रेश सूट बार हो जाएगा। ऑर्डर 9 रूल 9, अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ और सूट डिसमिस हो गया तो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, याद कर लो ऑर्डर 9 रूल 9। बट उसी सूट को उस डिसमिसल को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बट फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। ऑर्डर 11 रूल 21 क्या कहता है? व्हाट इज ऑर्डर 11? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। तो कोर्ट ने अगर फैक्ट की डिस्कवरी या डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्शन का आदेश दिया और प्लेंटिफ ने उसको रिफ्यूज कर दिया या परफॉर्म नहीं किया, तो अब प्लेंट हो जाएगा या सूट हो जाएगा डिसमिस और फ्रेश सूट फाइल करने की परमिशन नहीं है। ये ऑर्डर 11 रूल 21 में दिया हुआ है। अच्छा, ऑर्डर 22 रूल 9(1) क्या कहता है? वो कहता है कि अगर अबेटमेंट हो गया सूट का तो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। और ऑर्डर 23 कहता है, बार लगाता है कि अगर तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है सूट तो कोई नया सूट नहीं ला सकते, इस ग्राउंड पर कि वो कॉम्प्रोमाइज इलीगल था। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहां पर आपने ये सारी बातें रेफर कर दी, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। Distinguish between the discretionary, inherent and amending powers of the court under the Code of Civil Procedure. Illustrate. Discretionary power, inherent power and amending powers. Discretionary power मतलब क्या होता है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट की चॉइस है। जहां पर भी कोर्ट को सीपीसी ने चॉइस दी हुई है वो डिस्क्रिशनरी पावर हो गया। लिखा ना कोर्ट में, कोर्ट अलाउ कर सकता है। जैसे कि अगर आप बात करो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग की, उसमें वो डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया है। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखो तो कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ कर ही देता है, बट लॉ ने उसको एक डिस्क्रिशनरी पावर बनाया हुआ है। कुछ जगहों पर वो कंपलसरी है, कंपल्शन है, बट जनरली इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। कोर्ट को लगेगा तो करेगा वरना नहीं करेगा। ऐसे ही अगर किसी पार्टी को ऐड करना है या स्ट्राइक आउट करना तो ये पावर ही कोर्ट के पास रहता है। तो यहां पर ये डिस्क्रिशनरी पावर हो गए क्योंकि यहां पर
कोर्ट चाहे, बट याद रखना कि ये जो चॉइस है, ये जो डिस्क्रिशन है, ये आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए या रीजनेबली इसको यूज होना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर्स 148 से 151 तक आपके इनहेरेंट पावर्स हैं, प्रोविजंस आ रहे हैं सारे, और 152 153 अमेंडिंग पावर्स हैं। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विथ रीजन एंड रेलिवेंट प्रोविजंस। लिखा है ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी एट मेरठ, मतलब मेरठ में सूट फाइल हुआ, किसने किया? ए ने किया बी के अगेंस्ट। बी मूव्स एन एप्लीकेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अब बी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगा दी कि डायरेक्टली एंड रिक्वेस्ट, अभी डायरेक्टली वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, एंड रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट टू एनी अदर कोर्ट आउटसाइड मेरठ। अब मेरठ के बाहर किसी दूसरे कोर्ट में सूट को ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन लगाई, कहां? सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ए चैलेंजेस बीज राइट ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए? इस बात को चैलेंज कर दिया। क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? दैट इज द क्वेश्चन। और इसका जवाब है हाँ, ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। प्रोविजन इन्वॉल्व इज सेक्शन नंबर 25। कोर्ट के पावर में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उसको एंटरटेन कर सकता है और पार्टी के पास सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। प्रैक्टिकली ये बात अलग है, प्रैक्टिकली ये बात अलग है कि शायद सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन ना करे, वो कहे कि हाई कोर्ट में जाओ इफ द सूट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन द सेम स्टेट, उसी स्टेट में रहना है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं आप हाई कोर्ट जाइए, स्टेट के बाहर जाना है तो हम डील करेंगे। क्यों? बट वो ये इसलिए नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए नहीं कर रहा कि सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बट वो कहेगा कि जब आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो आप हमारे पास क्यों आ रहे हो। ये प्रैक्टिकलिटी की बात हो गई, बट थियोरेटिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बिल्कुल सीधे एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकता है। दैट मीन्स कि पार्टी भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकती है, वो एक पावर है सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर? और यही बात सेक्शन नंबर 25 में दी हुई है। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस है और इसमें बेसिकली यही बात कही है कि अगर स्टेट के बाहर सूट ट्रांसफर करना है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। और ये जो डायरेक्टली वर्ड है ना, ये डायरेक्टली वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क भी किया था कि क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहां पर ये ऐसे सच मेंशन कुछ किया भी नहीं है कि उसी स्टेट में रहना है कि उस स्टेट के बाहर जाना है, बट जो सवाल पूछा गया है वो सवाल यही है कि भाई क्या डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दैट इज द क्वेश्चन, दे वांट टू नो द आंसर फॉर दिस। क्या? हाँ जाया जा सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। ए हु हैज परचेज्ड एन immovable property at an auction sale conducted during the execution of a decree against the judgment debtor, B is resisted in obtaining possession of such property by X on the ground that he was the true owner of the property and not the judgment debtor B. A objects his claim and asks X for filing a fresh suit of title against B. और ये सीधा का सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 74 रेड विथ ऑर्डर 21 रूल नंबर 97। पूरा का पूरा आंसर आपको वो देखने में प्रैक्टिकल लग रहा है या केस बेस्ड लग रहा है, बट इसका आंसर सीधे जो है आपको सेक्शन नंबर 74 और ऑर्डर 21 रूल 97 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच सूट एंड प्रोसीडिंग्स आर कंसिडर्ड एज मैटर concerning the family under the code of civil procedure who for the purpose are treated as constituting the family. Again दो बातें मेंशन करनी है। प्रोविजन कौन सा है? ऑर्डर 32A। ये सारे मतलब जो डिवोर्स से जुड़ा हुआ मैटर है वो फैमिली मैटर है, जुडिशियल सेपरेशन फैमिली मैटर है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट फैमिली इशू है या फैमिली से जुड़ा हुआ मैटर है, सूट फॉर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन फैमिली मैटर है, सूट फॉर परमानेंट एलिमनाई फाइल अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये तो लिखना ही है, ये सारी बातें लिखना है, ये सारे के सारे जो हैं मैटर्स कंसर्निंग द फैमिली कहलाएंगे। और साथ में लिखना है आपको ऑर्डर 32A का रूल नंबर 6। प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो यहां पर आ रहे हैं
वो बेस्ड हैं प्रोविजंस पर। और अगर ऐसे सवाल आते हैं तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन पेपर अगर प्रोविजंस याद हैं तो इजी है। अब आगे आओ, लिखा है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ कोर्ट में डिस्पोज ऑफ अ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। किस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में ही सूट को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अब देखो ये आंसर लिखना कैसे चालू करोगे, ये चालू होगा ऑर्डर नंबर 10 से। ऑर्डर नंबर 10 में आपको बताना है कि फर्स्ट हियरिंग होती है, कंडक्ट करी जाती है, और फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट का काम क्या है, टू फाइंड आउट द डिस्प्यूट, बिटवीन द पार्टीज। ठीक है। अब यहां से दो बातें हो सकती हैं, या तो डिस्प्यूट होगा, यस, या तो नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर डिस्प्यूट है तो आपको पता है इशू फ्रेमिंग हो जाएगी, ऑर्डर नंबर 14। बट अगर कोई भी इशू नहीं है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, तो अब यहां पर इशू फ्रेमिंग की आवश्यकता नहीं है। और ऑर्डर नंबर 15 रूल नंबर 1 कहता है कि फर्स्ट हियरिंग में ही सूट को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ये लिखना है। और साथ में आपको ऑर्डर नंबर 15 रूल नंबर 4 भी लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो समन इशू हुआ है वो समन इशू ही हुआ है फाइनल डिस्पोजल के लिए। मतलब इवन इफ देयर इज एन इशू, कोर्ट जो है डिसाइड करता है समन इशू करते समय। याद कर लो ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 5, वहां पर लिखा हुआ है कि अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए समन इशू हो रहा है तो वो मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कोर्ट ने मूड बना लिया है कि भाई हम फर्स्ट हियरिंग में ही केस को डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 8 कहता है कि समन में ये भी मेंशन करो कि भाई अपने विटनेसेस को, अपने एविडेंसेस को भी लेकर आना। और जैसे ही ये होगा तो अब ऑर्डर नंबर 15 रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर वो पार्टी यानी कि डिफेंडेंट जिसको आपने एविडेंस अपने साथ में लाने के लिए कहे थे वो एविडेंस लेकर नहीं आया, तो उस कंडीशन में आप उसके अगेंस्ट जो है वो डिसीजन दे सकते हो या केस को डिसाइड कर सकते हो। जो भी मटेरियल कोर्ट के सामने है उसके बेस पर आप केस का जजमेंट दे सकते हो फर्स्ट हियरिंग पे ही। तो यहां से हमने ऑर्डर 10 से चालू किया और फिर हम लोग यहां तक, ये एक पोर्शन हो गया, ये वाला, ये एक पोर्शन है, और एक पोर्शन ऑर्डर 15 रूल नंबर 4 है, जिसको आप चाहो तो बिल्कुल रिलेट कर सकते हो ऑर्डर 5 रूल 5 एंड ऑर्डर 5 रूल नंबर 8 से। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 2015 पर। देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेन द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ समन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट। अब इंग्रेडिएंट्स ऑफ समन्स, अब देखो ये सवाल जो है वो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तो इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और दूसरा मोड्स बताने हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा भाई, उसमें लिखा होगा कि डिफेंडेंट को अपीयर होना है, ये रूल नंबर 1 है, ऑर्डर 5 रूल नंबर 1, अपीयर होना है और आंसर करना है। ये उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई आओ, अगर पर्सनल अपीयरेंस है तो रूल नंबर 3 याद कर लो, कोर्ट बोलेगा कि पर्सनली आना पड़ेगा। इसके अलावा कोर्ट का साइन होगा, कोर्ट की सील होगी, ये बात रूल नंबर 1 में ही लिखी हुई है। इसके अलावा ऑर्डर 5 रूल 5 अभी बताया था कि किस लिए समन इशू हो रहा है, इशू फ्रेमिंग के लिए कि फाइनल डिस्पोजल के लिए, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। और फाइनल डिस्पोजल के लिए तो ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 8 याद रख लो कि अपने एविडेंसेस भी साथ में लेके आना, ये भी मेंशन किया जाएगा। अब मोड्स की बात अगर अपन करें तो देखो, आप रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10, आपको पहले रूल नंबर 10 लिखना फिर रूल नंबर 9 लिखना कि अल्टीमेटली जब समन की सर्विस होती है तो डिलीवर करना है या टेंडर, दो वर्ड यूज किए हैं रूल नंबर 10 में, डिलीवर और टेंडर। अब डिलीवरी और टेंडरिंग तक बात कब पहुंचेगी, जब उस तक, उसके घर तक या उसके लोकेशन तक, उसके ऑफिस तक या उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस तक समन पहुंचेगा। तो समन कैसे कैसे पहुंचेगा, तो इसके लिए आपको रूल नंबर 9 और रूल नंबर 9A लिख देना है। इस तरीके से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय एक्स पार्टे डिक्री। एक्स पार्टे डिक्री क्या होता है, एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस वेयर एन एक्स पार्टे डिक्री में बी सेट असाइड। ये सीधा सवाल आपका है ऑर्डर नंबर 9, और टू बी स्पेसिफिक ये है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 रूल नंबर 7
रूल नंबर 13। आपका सीधा आंसर कंप्लीट हो गया। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का कहता है कि अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, तो अगर कोर्ट चेक करेगा, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप ये सारी बातें साथ में देखते भी जाओ जो मैं प्रोविजंस आपको बता रहा हूं। तो ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर डिफेंडेंट नहीं आया तो कोर्ट चेक करेगा कि भाई क्यों नहीं आया। क्या इसलिए नहीं आया कि समन सर्व ही नहीं हो पाया था, तो फ्रेश समन सर्व कर देगा। क्या इसलिए नहीं आया कि समन तो सर्व हो गया था बट टाइम ही नहीं था उसके पास आने का, अभी कल ही तो सर्व हुआ होगा, तो अब यहां कैसे आ जाएगा, एक दिन में 2 दिन लगते हैं आने में, तो हियरिंग को पोस्टपोन कर देगा। बट अगर समन सर्व भी हो गया है और आने का समय भी उसके पास है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अब कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाएगा। ये कहां लिखा है, ये ऑर्डर नंबर 6 रूल, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 में लिखा हुआ है। एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाएगा, बट नेक्स्ट हियरिंग में आ गया तो, और कारण बता दिया कि सर इसलिए नहीं आ पाया था, तो ठीक है, अब वापस से उसको हियरिंग का चांस मिल जाएगा। कहां लिखा है, ऑर्डर 9 रूल नंबर 7 में। बट एक्स पार्टे डिक्री अगर आ गई तो क्या एक्स पार्टे डिक्री भी सेट असाइड करवाई जा सकती है? द आंसर इज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 9 रूल नंबर 13 कि हाँ, उसको एक्स पार्टे डिक्री को भी सेट असाइड करने के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और अगर कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर दे कि सर मुझे समन मिला ही नहीं था, या कोई और इंपॉर्टेंट कोई दूसरा रीजन था मेरे पास, सब्सटेंटिव रीजन था इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था, तो अब एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड कर दिया जा सकता है। बट याद रखना, क्योंकि डिक्री से अपील भी हो सकती है, एवरी डिक्री इज अपीलेबल, तो अगर डिक्री से अपील हो सकती है और अपील कर दी गई है और अपील डिसाइड हो गई है, तो अब वापस से ऑर्डर 9 रूल नंबर 13 की एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। कहां लिखा है, ये भी लिखा है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। What do you understand by interpleader suit? Explain the conditions and procedure relating to interpleader suit. सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने आपसे एक्चुअली में पूछा है, सेक्शन नंबर 88 एंड ऑर्डर नंबर 35। व्हाट इज इंटरप्लीडर सूट? तो एक बात ध्यान रख लो कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, प्रॉपर्टी से कुछ भी क्लेम नहीं करता, बट उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी मुझे लौटानी है, बट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किसको लौटानी है, क्योंकि 2 अलग अलग लोग क्लेम कर रहे हैं, वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहा किसको लौटाऊं, तो अब इस कंडीशन में वो क्या करेगा, अब वो इंटरप्लीडर सूट फाइल करेगा उन लोगों के अगेंस्ट जो कि क्लेम कर रहे थे, और कोर्ट से कहेगा सर आप डिसाइड कर दो कि मैं किसको लौटाऊं, मैं लौटाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे मेरा खर्चा जो हो गया है बस वो मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी में मैं कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं करता। ये हो गया इंटरप्लीडर सूट। इसी की जानकारी कहां दी है, सेक्शन नंबर 88 एंड ऑर्डर नंबर 35। ये आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बी अपॉइंट्स ए एज फैक्ट्री रिप्रेजेंटेटिव टू हिज फर्म for Chennai territory for appointing dealers of his products there. Firm's head office is situated in Kolkata. अब देखिए, फर्म का हेड ऑफिस कहाँ है, कलकत्ता। अपन सवाल पढ़ते ही अपन को लोकेट हो जाना चाहिए कि भाई ये किस प्रोविजन का क्वेश्चन है। अब यहां तक पढ़ के कुछ कुछ समझ में आ गया है कि ये कहाँ का क्वेश्चन होगा। बी पोस्टेड अ लेटर एट कोलकाता terminating the appointment of A as factory representative which was received by A at Chennai. अच्छा, A wants to file a suit against B for damages and accounts, which is a proper place for suing in this case. यहीं पर अपने को समझ में आ गया था, जैसे ही लोकेशन की बात आई क्लियर हो गया कि पक्का डिस्प्यूट कहाँ फाइल किया जाना है, यही पूछा जाने वाला। क्योंकि देखो 2 प्लेसेस रेफर करी थी ना, एक चेन्नई और एक कलकत्ता, तो ये बात समझ में आ गई थी यहां पर कि भाई कहीं ना कहीं प्लेस ऑफ सुइंग से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, ये सवाल आपसे पूछा गया है सेक्शन नंबर 20 के एक्सप्लेनेशन से। याद रखना कि जहां पर कंपनी का या फैक्ट्री का या कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस है, वहां तो सूट फाइल किया ही जा सकता है, हेड ऑफिस है वहां पर। हेड ऑफिस के अलावा जहां ब्रांच है वहीं पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो वहां पर भी किया जा सकता है, और कॉज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है वहां तो वैसे भी किया जा सकता है, सेक्शन 20 क्लॉज नंबर सी। तो अगर बेसिक बात करें
तो जहां हेड ऑफिस है वहां सूट फाइल कर सकते हैं, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर सूट फाइल कर सकते हैं। मैं कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं। और जहां कोऑपरेशन की ब्रांच है अगर वहीं पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो वहां पर भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आपसे यहां पर पूछी गई हैं। तो फैक्ट का अप्रेजल हो गया। सेक्शन 20 से ये सवाल पूछा गया है, ये अपन ने देखा। कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज वेयर फर्म रिप्रेजेंटेटिव ए रिसीव्ड द लेटर। ये अपने को बात मेंशन करनी है कि भाई कॉज ऑफ एक्शन जहां पर अराइज हुआ वहां पर सूट फाइल किया जाता है। तो कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ? जहां पर उसको लेटर रिसीव हुआ। ठीक है, सेक्शन नंबर 20 क्लॉज नंबर सी में स्पेसिफिकली ये बात दी हुई है। एज पर सेक्शन 20 द कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन चेन्नई। ये इसका कंक्लूजन है कि भाई वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है चेन्नई में। आगे, A files a suit in the name and on behalf of his minor ward B against C under order 32. During pendency of the suit, B attains majority and seeks your advice for further cause of action. Advice B। ये देखने में बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल लग रहा है, बट ये सीधा सीधा थ्योरेटिकल सवाल है, प्रोविजन बेस्ड सवाल है, और आपको इसमें लिखना है ऑर्डर नंबर 32, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 1 2 3 4 आपको लिखने, मतलब सब रूल 1 2 3 4 आपको लिखने, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What are the main provisions which guide the court while dealing with an application for temporary injunction? सीधा सवाल ऑर्डर 39 रूल नंबर 1 का। बट ये आपको ये तो लिखना ही है, बट ये आपको पता होगा कि देयर आर 3 major principles which court will see before granting or rejection of temporary injunction। टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन को ग्रांट करने या रिजेक्ट करने से पहले कोर्ट 3 प्रिंसिपल देखता है। पहला प्राइमा फेसाई केस, वन इज प्राइमा फेसाई केस, दूसरा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, और तीसरा इररिपेरेबल लॉस। व्हाट इज प्राइमा फेसाई केस? प्राइमा फेसाई केस मतलब क्या होता है कि प्राइमा फेसाई कोर्ट को ये लगे कि हाँ इस पार्टी के फेवर में फाइनल डिसीजन जा सकता है, ये प्राइमा फेसाई केस बन गया किसी के अगेंस्ट, खास करके वो जिसने की एप्लीकेशन लगाई है, इसके फेवर में केस जाएगा, डिसीजन इसके फेवर में होगा। अभी सारी बातें कोर्ट को नहीं पता, बट कुछ तो कोर्ट को समझ में आ गया ना, कुछ कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई क्या केस है, तो प्राइमा फेसाई केस इसके फेवर में बन रहा है कि नहीं। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि मैं इस व्यक्ति को इंजंक्शन ग्रांट करता हूं तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, या नहीं करता हूं तो किसको ज्यादा नुकसान होगा। कोर्ट चेक करता है, वे करेगा इस बात को कि इंजंक्शन देने पर ऑपोजिट पार्टी को ज्यादा नुकसान है या ना देने पर इसको ज्यादा नुकसान है। जिसको ज्यादा नुकसान होगा उसके फेवर में इंजंक्शन पास कर दिया जाएगा। और तीसरा इररिपेरेबल लॉस, इसका मतलब यह है कि जो पैसों से जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, ऐसा लॉस अगर हो जाएगा तो अब इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाएगा। और केस लॉ आपको लिख देना है। इस केस लॉ में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, यही 3 प्रिंसिपल बोले कि भाई इन 3 प्रिंसिपल के बेसिस पर इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है या इंजंक्शन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये आपके 3 प्रिंसिपल्स हो गए जो कि 39(1) के साथ आपको लिखने पड़ेंगे। स्टेट द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ फर्स्ट एपीलेट कोर्ट। अगेन सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्डर 41 रूल 23, 41 रूल 25 एंड ऑर्डर 41 रूल 27, सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 2016 पर। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। क्या को डिफेंडेंट्स के बीच में भी रेस जुडिकेटा लग सकता है? द आंसर इज यस। सेम सिनेरियो जाएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 11 के एलिमेंट्स बताए जाएंगे, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि जो सेक्शन 11 है, जो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल है, वो पार्टीज के बीच में अप्लाई होता है। तो पार्टीज मतलब कौन? ऑपोजिट पार्टीज नहीं लिखा वहां पे, आप एक ही साइड में हो तब भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है, वहां पे केवल पार्टीज वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसलिए को प्लेंटिफ्स और को डिफेंडेंट्स के बीच में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा।
पॉइंट ये है, जो बात समझने वाली है, कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है जब डिस्प्यूट डिसाइड हो जाए। जब डिस्प्यूट पार्टीज के बीच में डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकेटा अब उनके बीच में लग जाएगा। तो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया किसी केस में, कोई डिस्प्यूट को डिफेंडेंट्स के बीच में अप्लाई हो गया और कोर्ट ने वो जो डिस्प्यूट है वो डिसाइड कर दिया, तो अब इनके बीच में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। ये बस इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होना चाहिए और कोर्ट ने उस डिस्प्यूट को डिसाइड कर दिया हो तो इनके अगेंस्ट भी रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आगे। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखना है? ऑर्डर नंबर 6 लिखना है। ठीक है, रूल नंबर 1 आएगा, रूल नंबर 2 आएगा, 3 चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, 4 आएगा, 5 तो वैसे भी रिपील हो चुका है, 6 आएगा, 7 आएगा। इसके अलावा आप रूल नंबर 13, 14, 14A, 15, 16 ये आप लिख सकते हो और 17 को रेफर कर सकते हो। 17 को ब्रॉडली, क्योंकि ये सवाल पूरे रूल्स ऑफ प्लीडिंग पर है ना, तो ये सारे रूल्स आपको लिखना है। 17 जो कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग है उसको आपको रेफर कर देना है कि भाई यहां पे अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके इस सवाल का हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु कैन इंस्टीट्यूट सूट फॉर पॉपर? अगेन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा ऑर्डर रेफर करना है? ऑर्डर नंबर 33। कौन कौन से रूल्स लिखने हैं? रूल नंबर 1, 1A, 2 ये सारे आपको क्लियर। ये तो क्लियर कट ऑर्डर बेस्ड ही क्वेश्चन है। ऑर्डर नंबर 33 ये आपको इस पर रेफर करना है। आगे बढ़ जाते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया। ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 मेजरली लिखना है। कब ग्रांट हो सकता है? 3 प्रिंसिपल्स अभी मैंने आपको बताए वो लिखना है। ठीक है, काइंड्स ऑफ इंजंक्शन आपको लिखना है। अब देखो पूछा टेम्पररी इंजंक्शन पे है तो आप बता दो कौन कौन से इंजंक्शन होते हैं। तो एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन, एक होता है परपीचुअल इंजंक्शन, एक होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। ये सारे आप इंजंक्शंस के टाइप बता दोगे। हालांकि क्योंकि मेजरली आपसे टेम्पररी पूछा है तो आप बाकियों को बहुत ज़्यादा रेफर या बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बताओगे। साथ में ऑर्डर 39 रूल 2 और 2A यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रीच मना किया कि मत करो, तब भी करते जा रहे हो। ऑर्डर 39 रूल नंबर 2 और इंजंक्शन को ब्रीच कर दिया, ऑर्डर को ब्रीच कर दिया तो ऑर्डर 39 रूल नंबर 2A इसकी बात करता है। उसमें सजा की बात भी करी है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ये टेम्पररी इंजंक्शन की बात हो गई। अच्छा, आप साथ में ये जरूर मेंशन कर सकते हो कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है इसके बारे में CPC बात करता है और परपीचुअल और मैंडेटरी के बारे में बात करता है SRA। ये रेफर कर देना तो थोड़ा सा वो सही रहेगा। इंटरप्रीटेड सूट अभी बताया था, ये रहा सेक्शन नंबर 38 एंड ऑर्डर नंबर 35। क्लियर, ये तो अभी अपन ने पूरा का पूरा आंसर डिस्कस ही किया था। आगे बढ़ जाते हैं। सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड। प्रॉपर्टी कब अटैच करी जा सकती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी अटैच कौन सी करी जा सकती है और कब करी जा सकती है। डिक्री के एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है या ऑर्डर नंबर 38 में सूट के चलते चलते भी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, यानी कि डिक्री के पहले भी अटैच हो सकती है ना। तो ये दो बातें आपको मेंशन करनी है। 38 का अभी अपन ने आंसर डिस्कस किया था। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 38 कि भाई अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, यहां पे पूछा ना भाई किन परिस्थितियों में उसको अटैच किया जा सकता है। तो एक तो एग्जीक्यूशन आपका हो गया। एग्जीक्यूशन के केस में कब कर सकते हो? अगर उसने डिक्री को नहीं एग्जीक्यूट किया तो प्रॉपर्टी के जो है अटैचमेंट हो सकता है। ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का अटैचमेंट हो सकता है? तो प्लस सेक्शन नंबर 60 लिख दो। किन का अटैचमेंट नहीं हो सकता ये भी 60 में ही बताया हुआ है, और जजमेंट के पहले अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 38 में बताया हुआ है, रूल नंबर 5, 6, 7 और साथ में आपको 12, 13 बता दिया। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर
प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। अब ये आप साथ में और मेंशन कर दो कि एग्जीक्यूशन में भी, हर एग्जीक्यूशन में प्रॉपर्टी अटैच हो जरूरी नहीं है, तो जिन जिन एग्जीक्यूशंस में प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है वो आप साथ में मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो इसमें जैसे डिफरेंस पूछा गया है तो सीधे डिफरेंस मत बताने लगना, सबसे पहले क्या करना, सेट ऑफ बता देना, कहां पर लिखा है ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6, काउंटर क्लेम बता देना कहां लिखा है ऑर्डर 8 रूल नंबर 6A से स्टार्ट होता है G तक चलता है, तो ये आपने बता दिया, बेसिक से उसके एलिमेंट्स आपने बता दिए, और फिर आप आए डिफरेंस पर। तो डिफरेंस क्या है, देखो ये एक्चुअली तो दोनों डिफेंस ही हैं, बट जो सेट ऑफ है वो एक ढाल है, मगर जो काउंटर क्लेम है वो एक तलवार है, वो एक सॉर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके प्रोविजंस कहां पर दिए हुए हैं ये आप ऑलरेडी बता चुके हो, बट डिफरेंस में मेंशन जरूर करना। ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ कब अराइज हुआ हो तो क्लेम कर सकते हो, काउंटर क्लेम कब अराइज हुआ हो, काउंटर क्लेम के लिए जरूरी है कि वो WS फाइल करने से पहले कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो तो आप क्लेम कर सकते हो। सेट ऑफ के लिए एसर्टेन सम ऑफ मनी होना जरूरी है, बट काउंटर क्लेम के लिए एसर्टेन सम ऑफ मनी होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको डेफिनेशन में मिल जाती हैं, बट हम उसको लिखेंगे तो इन सारी बातों को अलग अलग डिफरेंस के फॉर्म में बताएंगे। ये है इसका आंसर। ठीक है, अब जैसे ये देखिए सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, तो सेट ऑफ कहाँ लिखा है 8(6) में, मतलब ऑर्डर 8 रूल 6 में, और ये 6A से 6G में है। नेचर ऑफ डिफेंस, देखो नेचर तो दोनों का डिफेंस ही है, बट नेचर कैसा है, एक सॉर्ड है और एक आपका डिफेंस है। डिफरेंस विथ रेफरेंस टू बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ कौन, बर्डन ऑफ प्रूफ तो किसके ऊपर है, डिफेंडेंट के ऊपर ही है, बट काउंटर क्लेम में थोड़ा सा ज्यादा है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासिफिकेशन, अब इनका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इनका टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसके अलावा सेट ऑफ की अगर अपन बात करें तो जो डिक्री आई है उस डिक्री को जो है इजी वे में एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, अगर सेट ऑफ भी है तो बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस में यूज़ नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं 2018 पर। अगेन एक प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ CPC रिलेटिंग टू इशू ऑफ कमीशन। सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 76, 75, 76, 77, 78 एंड ऑर्डर नंबर 26। सीधा क्वेश्चन आपका प्रोविजन बेस्ड है। आगे जैसे अभी आया था ना इंटरप्लीडर सूट, ये वैसा ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन नोटिस, अगेन सेक्शन नंबर 80। अब इसमें आपका 79 भी रेफर करना है, 80 भी रेफर करना है और 82 भी रेफर कर देना एंड में, बहुत ज्यादा नहीं, 82 बस रेफर कर देना। नोटिस की बात करी हुई है, नोटिस किसको देना है, कितने दिन का नोटिस देना है, नोटिस नहीं दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या नोटिस बिना दिए सूट फाइल हो ही नहीं सकता या कोई एक्सेप्शन है, ये सारी बातें आपको 80 मिल जाएंगी, यही आपको मेंशन करना है। ठीक है, आगे, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ प्लेंट बी रिजेक्टेड, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहां पर मेंशन किया है, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। 6 ग्राउंड्स दिए हैं और ये सारे के सारे आपको मेंशन कर देने हैं अपने आंसर में, कौन कौन से हैं तो याद रख लीजिए। सबसे पहला तो कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया, वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट फीस पे नहीं करी, लिमिटेशन का या किसी दूसरे लॉ का बार लग रहा है, डुप्लीकेट में फाइल नहीं किया और ऑर्डर 7 रूल नंबर 9 फॉलो नहीं किया, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। बट ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 12 एंड ऑर्डर 7 रूल नंबर 13 बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलें। ऑर्डर 7 रूल 13 बहुत खास है, वो कहता है कि फ्रेश प्लेंट फाइल किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, लिमिटेशन के अंदर ही करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। ये है आपका आंसर, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन जजमेंट। तो देखो फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट,
फॉरेन कोर्ट 2.5 में बताया गया है, फॉरेन जजमेंट 2.6 में बताया गया, दोनों आपको लिखने पड़ेंगे। और साथ में मेंशन कर दो सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14। और इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, तो बस रेफर कर दो सेक्शन नंबर 44A को, हो गया। 2.5 से कहता है कि अगर कोई कोर्ट इंडिया के बाहर है और इंडिया की सरकार यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको कंट्रोल नहीं कर रही, उसको स्टैब्लिश नहीं किया, उसको रन नहीं कर रही, तो फॉरेन कोर्ट हो जाएगा। और ऐसे कोर्ट का जजमेंट क्या हो जाएगा, फॉरेन जजमेंट हो जाएगा। ये हो गया। और वो कंक्लूसिव रहेगा और कब कंक्लूसिव नहीं रहेगा, ये 6 कंडीशन 13 में दी है, प्रिजम्पशन सेक्शन नंबर 14 में दिया है, और एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है तो 44A में दिया है। आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इसको केवल आपको रेफर करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। अभी अपन ने ऊपर सवाल किया था मिस जॉइंडर क्या होता है। मिस जॉइंडर मतलब होता है किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर ले जिसको ज्वाइन नहीं करना था। और नॉन जॉइंडर क्या होता है, किसी को ज्वाइन करना था बट नहीं किया। किस किस का हो सकता है, नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी, नेसेसरी पार्टी। इनका इफेक्ट बता दो कि मिस जॉइंडर का इफेक्ट क्या होता है, नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी का इफेक्ट क्या होता है, और नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी का क्या इफेक्ट होता है। मिस जॉइंडर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑर्डर 1 रूल 9। नॉन जॉइंडर ऑफ प्रॉपर पार्टी का कोई इफेक्ट नहीं होता, सेम ऑर्डर 1 रूल 9। मगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी से सूट डिफीट हो जाता है, सेम ऑर्डर 1 रूल 9। ठीक है, ये सारी बातें मैंने कही ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 9 में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का मतलब तो आपको पहले ही बता दिया था। ये देखिए ऑर्डर 1 रूल 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्कस रिप्रेजेंटेटिव सूट, कौन सा प्रोविजन, ऑर्डर 1 रूल 8। ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट, ये सीधा प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ऑर्डर 1 रूल 8 मेंशन करना है। कुछ बातों पर खास याद रखना है। यहां पर सेम ये बात कहां दी है, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑर्डर 1 रूल 8 के एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, राइट। और क्या याद रखना है, याद रखना है कि इसमें सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, सेम कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी नहीं है। और न्यूमरस पार्टी से कॉन्टेक्स्ट में याद रखना कि कोई नंबर फिक्स्ड नहीं है कि कितने नंबर होना चाहिए, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई नंबर फिक्स्ड नहीं है और सेम कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी नहीं है, सेम इंटरेस्ट होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारे लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए। आपको बस ये बात याद रखनी है कि केस बेस्ड है, तो थोड़ा सा आपको ये बस बात को एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस केस के फैक्ट्स में लॉ को अप्लाई करके देखना है कि एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं तो सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और बाकी अगर प्रोविजन बेस्ड है तो हमने देखा अगर प्रोविजन याद है तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।